बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नेटो को भी अब ट्रंप ने धमकी लगा दी है। इसके दो मतलब है, याद रखिएगा। ट्रंप ने नेटो से कहा कि अगर नेटो ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ ना दिया या वो इस लड़ाई में हमारे साथ ना उतरे नेटो के मुमालिक, तो फिर नेटो के साथ बहुत बुरा होगा मुस्तकबिल में। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये साफ धमकी है कि कल को अगर किसी और मुल्क के ऊपर या जो नेटो के मुमालिक मेंबर है उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो फिर अमेरिका जोर नहीं लगाएगा। एक तो मतलब ये है। दूसरा ये है कि अमेरिका उन्हें धमका रहा है, तिजारती लिहाज से भी धमकाता है, टैरिफ लगा के भी धमकाता है, उनकी मईशत को तबाह करके भी धमकाता है, फौजी नुक्ता नजर से भी धमकाता है। तो एक तो बात यह भी है कि अमेरिका शायद उन्हें धमका रहा है। नेटो को धमकी लगाने का रीजन क्या है? दो वजूहात है। नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप अगर मदद मांग रहा है नेटो के मुमालिक से तो इसका मतलब है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के काबू नहीं आया। सादी बात यह है ना, जब दो लोग लड़ रहे हो आपस में और एक आदमी मदद के लिए पुकारे कि आओ मेरी मदद करो, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा शख्स है उसके काबू नहीं आ रहा। अगर इस वक्त अमेरिका को नेटो की जरूरत है तो फिर इसका सादा मतलब यह है कि ईरान अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है। इसराइल और अमेरिका मिलकर अपने सारे वसाइल लगाकर ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे और उन्हें बहुत सारे और मुल्क चाहिए। नंबर एक, इसका एक और मतलब भी है और वो सादा मतलब यह है कि नेटो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। नेटो जो हमेशा से अमेरिका की जेब में पड़ा हुआ था, उसकी मुट्ठी में बंद रहता है नेटो हमेशा, तो अब नेटो के मुमालिक घास नहीं डाल रहे। हत्ता कि अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जिन मुमालिक के हैं, अमेरिका ने 5 बड़े मुल्कों को आवाज दी, नाम लेकर उनसे मदद मांगी। चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से, फिर उन्होंने बर्तानिया से और फ्रांस से मदद मांगी। लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी एक ने भी हामी नहीं भरी कि वो अमेरिका के साथ मदद करने के लिए आ रहे हैं। वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरह से टके टोकरी हो गए और उन्होंने अमेरिकी सदर का ओहदा भी टके टोकरी कर दिया है। वजह सादी है कि लोग अब एतबार नहीं करते अमेरिका के ऊपर जैसे पहले एतबार करते थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है और कोई ऐसा बेड़ा तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो मशरिक वस्ता के अंदर पानियों में जाएगा और जाकर इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो आलमी रस्ते हैं तिजारत के वो खुले रहें। लेकिन मामला यह है कि जब तक मकामी मुमालिक इसके अंदर शामिल नहीं होंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। और ईरान के मसाइल तो मौजूद है। यानी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक दावा अभी पासदारान इनकलाब ने किया। ईरान की जो फोर्स है बहुत ही अजीब, मुझे इस वक्त तो बहुत अजीब लगा। लड़ाई को लगभग 2.5 हफ्ते हो गए, 15-16 दिन हो गए लड़ाई चल रही है। आज 16 तारीख है, 28 तारीख को ये लड़ाई शुरू हुई थी। एक दिन आप वो डाल लें, 16 ये डाल लें आप, तो 2.5 हफ्ते हो गए लड़ाई चल रही है। और 2.5 हफ्तों के बाद ईरान ये कहता है कि हमने अब तक जितने मिसाइल और हथियार इस्तेमाल किए हैं ये आज से 10 साल से पुराने हैं और खास तौर पे जो हथियार हमने अभी डिजाइन किए पिछले साल जो 12 दिनों की जंग हुई थी जून 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी ना ईरान की, तो उन्होंने कहा जी कि उस जंग के बाद जो हमने सीखा और जो हमने बनाया वो तो अभी हमने तक दिखाया ही नहीं किसी को, उससे तो हमने हमला ही नहीं किया किसी पे अभी तक। और ये बाकायदा ईरानी अफवाज और ईरानी वजारत खारजा बार बार ये बात कर रहे हैं। इसका सादा मतलब आप समझ जाए कि अभी उनके पास मजीद हथियार बाकी हैं जिन्हें वो चला सकते हैं। बहरहाल ये किस किस्म का एक इत्तेहाद बनाएंगे अमेरिकन, और ये क्या जंगबंदी के बाद काम आएगा, जंगबंदी से पहले आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के पास फेस सेविंग के लिए बहुत कुछ होगा एंड ऑफ द डे। बेशक आयतुल्लाह अली खामनेई जो है वो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनका बेटा आ गया वो उसी तरह। बेशक ईरान के अंदर जो है वो रजीम चेंज करने की कोशिश की गई, उनको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ईरान कंपनसेट हो सकता है अगर उसके ऊपर सिर्फ पाबंदियां उठा रहे। ईरान में ना ये कैपेसिटी बहुत है अपनी इकोनॉमी खड़ी करने की। अरब ममालिक की तरह उसके पास भी तेल है और उसके पास बड़ी जबरदस्त लेबर भी है और 9 करोड़ लोग भी हैं, आबादी भी ठीक ठाक है। तो ईरान अपने आप को वापस खड़ा कर सकता है इस सूरत में कि उसके ऊपर से पाबंदियां हट जाए। मुझे नहीं लगता कि ईरान को फेस सेविंग के बगैर इस लड़ाई को खत्म किया जा सकेगा और उसके पास अभी भी वो मवाद मौजूद है जिसको आप एटमी मवाद कहते हैं। ये ईरानी हुकूमत, ईरानी वज़रा खुद कहते हैं हमारे पास 450 किलो यूरेनियम मौजूद है जो 60% तक उसको हमने तैयार किया हुआ है। और जो बैनुल अक़वामी तखमीने वो ये कहते हैं कि 10 दिन अगर ईरान और काम करे तो वो एटमी धमाका कर सकता है, एटमी तजुर्बा कर सकता है। ये आलमी सतह पे मानी हुई एक हकीकत है। अब जब ईरानी हुकूमत से वज़ीर खारजा से ये पूछा गया बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से जनाब वो यूरेनियम किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो अमेरिका ने बम मारे वो जमीन के नीचे दब गई कहीं पे। कितना आसान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए। ये B-52 बॉम्बर्स लेकर आए थे पिछली मरतबा जून में, डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी की और ये कहा कि जनाब हमने यूरेनियम का जो जखीरा है जहां पे इनका है वो हमने सारे बंकर तबाह कर दिए और सारी सुरंगें बंद कर दी हैं। तो उन्होंने भी यही कहा ईरान ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो ऐसे ही ठीक कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के खाते डाल दिया कि इन्होंने बमबारी की वो नीचे दब गया। ये अब ईरान ने कह दिया।
इससे पहले याद रखिएगा कि प्यूटन ने एक ऑफर की थी डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं ये जो एटमी मवाद मौजूद है ईरान के अंदर, ये मैं अपने मुल्क में ले जाता हूं, यूरेनियम वहां ले जाता हूं और चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन अमेरिका ने इसे मुस्तरद कर दिया था। अब नाज़रीन, अमेरिका की बात मानी नहीं जा रही और दूसरी जानिब ईरान अटैक पे अटैक कर रहा है। अभी मोहसिन नकवी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या वो एक तकरीब में खिताब था, कुछ सहाफियों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, उसका रोला पड़ा हुआ था। तो DGISP है, उन्होंने भी बातचीत की। जरा पहले आप नुकात देख लीजिए। एक तो मैं आपको बताऊं, उसकी वो साइड है जहां पे वो बताते हैं कि हमने इतने ऑपरेशन किए, इतने दहशतगर्द मार दिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने लोग शहीद हो गए, तो वो बहुत ज्यादा तफसीलात में जाते हैं। मोटी बात यह है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर है। यानी दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क इस खित्ते में तो खास तौर पर नहीं है जो दहशतगर्दी में पाकिस्तान से ज्यादा मुतासर हो। इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान, इराक, शाम, यमन और इस तरह के दीगर जो ममालिक मुतासरा ममालिक हैं जहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, या आप सूडान भी समझ लीजिए, पाकिस्तान के हालात उन ममालिक से भी बदतर हैं दहशतगर्दी के मामलात में। तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, दहशतगर्दी के मामलात बहुत ज्यादा फैल गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरा ऑपरेटस इसमें नाकाम हुआ है। कामयाबी होती तो आज हम दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में सबसे आगे ना होते। एक तो उन्होंने इसके ऊपर बात की, तो इस पे वो बहुत डिटेल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं जाके। जो मोटी बातें मैं आपको बताता हूं, एक तो DGISPR ने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनकी जाती राय है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मोहसिन नकवी की ना कोई जात है और ना कोई जाती राय हो सकती है, ना उनकी कोई औकात है। वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुकदारी की वजह से चेयरमैन PCB हैं, वजीर दाखिला भी हैं, वजीर खारजा भी वो बने रहते हैं, और बहुत सारी चीजें वो पाकिस्तान में, आप ये समझ लें, वजीर आजम से ज्यादा इख्तियारात मोहसिन नकवी के पास हैं। वो एक सियासी नुक्ता नजर हो या बाकी चीजें हो, आसिम मुनीर की हर जगह पे नुमाइंदगी करते हैं। तो जो उन्होंने कहा वो आसिम मुनीर ने ही कहा और यही समझा जाएगा। अगर मोहसिन नकवी अपने से 4 जुमले बोल देता तो नून लीग लित्तर मार मार तबाह कर देती, लेकिन नून लीग ये जानती है कि जबान किसी और की है, अल्फाज किसी और के हैं, लिहाजा नून लीग ने मोहसिन नकवी को जवाब देने की जुर्रत भी नहीं की। गवर्नेंस के मामले पे DGISPR ने कहा कि गवर्नेंस इंतहाई आम और संजीदा मौजू है। गवर्नेंस जमूद का शिकार नहीं रह सकती। गवर्नेंस कैसे लानी है, कौन सी इस्लाहत करनी है, किस सिमत जाना है, ये फैसला सियासी जमातों और सियासतदानों ने करना है। फिर सियासतदानों और रहनुमाओं से दरखास्त करता हूं कि कौम को शऊर दें, कौम को मजीद कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो DGISPR साहब, आप होते कौन है सियासतदानों को या रहनुमाओं को मशवरा देने वाले? आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आपको सियासी बात ही नहीं करनी चाहिए, आपको शऊर की बात ही नहीं करनी चाहिए। आप अपनी नौकरी करें चुप करके वहां पे सर फेंक के। आपका सिक्योरिटी का काम है, आप जाएं जाके अपना सिक्योरिटी का काम देखें। वहां पे लगातार दहशतगर्दी बढ़ रही है, बजाय इसके कि आप हमारे सवालों के जवाब दें, आप हमें मशवरे दे रहे हैं कि मुल्क कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। भाई वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, आसिफ जरदारी, ये लोग खुद ही तय कर लेंगे इन्होंने मुल्क कैसे चलाना है। आप मेहरबानी करके सिर्फ अपना काम करें, आपका बनता नहीं है। आप कौन होते हैं कि आप मुदाखलत करें? और आपके मुताबिक शऊर की तारीफ क्या है कि जूते पॉलिश करेगा वो शऊर है? जो नौजवान शऊर की बात करता है, जो सवाल करता है, उसको उठा लिया जाता है, उसके घर की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता है। कश्मीरियों के शऊर की तौहीन आपके सामने है, मारंग बलोच का शऊर आपके सामने है, इसी तरह ईमान मजारी का शऊर आपके सामने है। जितने सहाफी जिन्होंने सवाल उठाने की जुर्रत की, उनके साथ क्या हुआ? जो सवाल नहीं उठा सकते वो अपने मुंह से रोज कहते हैं जनाब हम मजबूर हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो आपके मुंह से तो शऊर वाली बात अच्छी नहीं लगती कि कौम को शऊर दिया जाए और मजीद कंफ्यूज ना किया जाए। सीधी सीधी बात है कि आप अपने हलफ की पासदारी करें। जब आपको यह निशानदेही की जाती है कि सर आप अपना हलफ क्यों तोड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं ये बदतमीजी है, ये शऊर के खिलाफ है ये बात। यही तो वो शऊर है जो हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। अब गवर्नेंस के मामले में वो कहते हैं सियासतदानों ने करना है जो करना है। तो 900 फैसले करके बिल्ली हज को चली, यानी DGISPR कहते हैं कि मुल्क कैसे चलाना है, गवर्नेंस कैसे करनी है, ये फैसले सियासतदान करेंगे। तो 900 फैसले जो आपने किए हैं उनके बाद अब आप हज को चले जाएंगे। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो 900 फैसले करके अब आप गैर सियासी होने जा रहे हैं, सारा मलबा सियासतदानों पे डालने जा रहे हैं। आज मियां नवाज शरीफ को खड़े होना चाहिए, PMLN को खड़े होना चाहिए
मैं सबसे पहले आपका साथ दूंगा। आप आसिम मुनीर को बोलें कि आप सियासी मुदाखलत बंद करें। आप उन्हें शटअप कॉल दें कि अपने चमचों खर्चों के मुंह बंद करवाओ और इन्हें बोलो कि अपनी औकात के अंदर रहें और आप अपनी डोमेन में वापस जाए। मियां साहब, हम सारे आपका साथ देंगे। अगर आप ये कर दें तो, आपसे उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप ये कर दें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर डीजी आईएसपीआर ने कोई ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसी गुफ्तगू गैर इरादी तौर पर इंडियन बयानिया को तकवीयत देती है। गैर इरादी तौर पर, यानी वो ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान ने जो कहा वो गैर इरादी तौर पर कहा, वो ऐसा कहना नहीं चाहते थे। उन्हें मार्जिन दिया फजलुर रहमान को, लेकिन ऐसा कोई मार्जिन यही डीजी आईएसपीआर कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे। उन्हें कहते हैं जी फितना है, डिजिटल दहशत गर्द है। उन्हें कहते हैं सिद्ध के दिल से माफी मांगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत मारेंगे, हम इनको निशाने इबरत बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने जो जमीन आसमान के कलाबे मिला के जुल्म भी बहुत किया, लेकिन फजलुर रहमान के मामले में गुंजाइश रखी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोहदा के ऊपर कभी ऐसे अटैक नहीं किया, उनके बारे में कभी ऐसी बात नहीं की। फजलुर रहमान ने जो बात की वो डिबेटेबल है कि शोहदा की लाशें तो कारगिल में छोड़ के आ गए थे, पाकिस्तानी फौज छोड़ के आ गई थी। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को वहां अमानतन दफनाया था, और जो फौजी लाशें वापस भी आई थी वो इंडिया ने दी थी, और इंडिया ने रिक्वेस्ट करके दी थी कि भाई आओ और आगे अपनी लाशें ले जाओ। ये बात तो फजलुर रहमान की ठीक है, गलत नहीं है। तो लाशों की तौहीन तो हुई थी शोहदा की, और वो फजलुर रहमान ने नहीं की थी। लेकिन ये वाला ताना आपको पीटीआई ने नहीं दिया, इमरान खान ने नहीं दिया, फजलुर रहमान ने दिया। लेकिन इमरान खान को तुन के रखेंगे, क्योंकि इमरान खान इनके जो बड़े बड़े मुफादात हैं उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। फजलुर रहमान जो है वो, क्योंकि पता है कि अपना ही आदमी है, अभी जो बोला कोई बात नहीं, फिर इसके साथ बातचीत बन जाएगी। हार्ड स्टेट के बारे में एक बात की डीजीआईएसपीआर ने। हार्ड स्टेट के बारे में डीजीआईएसपीआर का स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। डीजीआईएसपीआर हार्ड स्टेट के बारे में कहते हैं कि हार्ड स्टेट में कानून सबके लिए बराबर होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई मरतबा कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान में हार्ड स्टेट कायम कर रहा हूं, और डीजीआईएसपीआर आकर यह बताते हैं कि हार्ड स्टेट का मतलब यह है कि कानून की नजर में छोटा बड़ा सब बराबर होंगे, कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा। अब हार्ड स्टेट की ख्वाहिश रखने वाले और हार्ड स्टेट बनाने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कानून से इस्तिस्ना फिर किस चक्कर में ले लिया? भाई एक तरफ आप हार्ड स्टेट की डेफिनेशन ये देते हैं, आप तारीफ करते हैं कि जनाब हार्ड स्टेट का मतलब है कानून सबके लिए बराबर, फिर आप कहते हैं हम हार्ड स्टेट बना रहे हैं, फिर आप खुद कानून से इस्तिस्ना ले लेते हैं कि जनाब कानून सब पे लागू होगा, मेरे पे लागू नहीं होगा। तो ये कौन सी हार्ड स्टेट है? लोगों को बेवकूफ बना रहे ना, कहते हैं हार्ड स्टेट ला रहे हैं, इस तरह की स्टेट बन जाएगी, और फिर उसमें से अपने आप को निकाल देते हैं कि जनाब हम कोई जुर्म करें तो हमें कोई ना पूछे, कोई और जुर्म करे तो उसको जवाब देना पड़े। अब इसमें नाज़रीन बलूचिस्तान के हवाले से डीजीआईएसपीआर ने कुछ बातें की है। बलूचिस्तान में वो कह रहे हैं जी हम किसी एलीट से या किसी सरदार से कोई बात नहीं करेंगे। कुछ एलीट और सरदार ये चाहते हैं कि 1947 से पहले वाला स्टेटस को बरकरार रहे। वो स्टेटस को ये कहते हैं गरीब का बच्चा पढ़े लिखे ना, तरक्की ना करे, डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, फौज में ना जाए, कारोबार ना करे, कुछ ना करे, क्योंकि वो मेरा गुलाम रहे, बंदूक उठा के मेरे लिए चलता रहे। मसला तो ठीक है, लेकिन डीजीआईएसपीआर आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ना आपने इसको ठीक करना है, ना बलूचिस्तान में तालीम का काम आपने करना है, ना बलूचिस्तान में हेल्थ का काम आपने करना है, ना बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है, ना वहां की इकोनॉमी आपने बेहतर करनी है, ना वहां की मादनियात में आपका कोई हिस्सा है। वहां की पॉलिसीज वहां के अवामी मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। आप लाके कठपुतलियां बिठा देते हैं, तो वो कठपुतलियां यही कर रही है, कभी आप सरदारों के साथ मिल जाते हैं, कभी आप लाके अपनी कठपुतलियां बिठा देते हैं। डॉक्टर की आपने बात की तो मारंग बलोच पढ़ी लिखी है ना, वो तो सरदार नहीं है, वो तो एलीट नहीं है, उसका तो बाप कत्ल करके फेंक दिया था, मसकशुदा लाश आ गई थी उसके बाप की, तो वो तो इंसानी हकूक की बात करती है, उसको जेल में क्यों डाला हुआ है? इसका कोई जवाब है आपके पास? वो जो बाकी लोग हैं जेलों के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया है, उन लोगों का क्या कसूर है? सहाफियों को वहां जबरी तौर पे लापता कर दिया जाता है, जो आदमी बोले, सवाल उठाए, निशानदेही करे, उसे वहां पे गायब कर दिया जाता है। सरदारों का सिर्फ बहाना है। वो कहते हैं जी सरदार चाह रहे हैं कि हमें स्मगलिंग की इजाजत दी जाए, हम तेल स्मगल करें, हमें परमिट जारी किए जाए, हम जो है यहां पे मंशियात स्मगल करें, हमें परमिट जारी किए जाए। भाई मंशियात कोई और स्मगलिंग जो है उसके परमिट होते हैं, यानी यहां स्मगलिंग के भी परमिट जारी किए जाते हैं? हमें तो पहली दफा सुना डीजी साहब आपसे। और दूसरी बात यह है कि जितना बॉर्डर है बलूचिस्तान का और अफगानिस्तान का, या खैबर पख्तूनख्वा का और अफगानिस्तान का, वहां पे तो सारी की सारी एफसी बैठी हुई है, फौज बैठी हुई है।
تو جہاں جہاں پہ ایف سی اور فوج بیٹھی ہوئی ہے ان علاقوں میں نے خود آپ کو تصویریں اور ویڈیوز دکھائی ہیں, میں وہاں پہ خود گیا ہوں, وہاں پورے بارڈر کے ساتھ ساتھ ساری منشیات اگی ہوئی ہے, سارا منشیات کا کاروبار وہاں پہ ہو رہا ہے. یعنی وہ اتنا قریب ہو رہا ہے کہ اوپر یہ سامنے مورچے میں فوج بیٹھی ہوئی ہے, ایف سی بیٹھی ہوئی ہے, یہ نیچے ساری منشیات لگی ہوئی ہے اور دن رات لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کی پستول کی رینج کے اندر, میں گن کی رینج بھی نہیں کہہ رہا, چھوٹے ہینڈ گن پسٹل کی رینج کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں, یہ والا سارا